हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा कर रहा हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो आज हम त्रिभुज के उन चुनिंदा क्वेश्चन पे जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग हर साल आते हैं। और बेशक मैं कह सकता हूँ कि इस साल भी उनके आने के चांसेस 95% हैं। तो वो 5 क्वेश्चंस जो आते हैं एक एक करके हम आपको सिखाएंगे। हो सकता है कि एक क्वेश्चन का एक ही वीडियो बनाए, लेकिन ये मैं कंफर्म कर दूं कि वो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आने वाला है और उसको आप बेहिचक लर्न करिए। लर्न क्या करना है, उसको सीख लीजिए, समझ लीजिए और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे और आप देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, कैसे लिखना है, कैसे समझना है, डायरेक्ट मैं बोर्ड की कॉपी पे जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और कोई बाधा ना हो। ठीक है, तो जैसा कि मेरा पिछले वाला वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है दोनों साइड। ये यहाँ पे रफ वर्क हो जाएगा, यहाँ पे आपका मेन फ्रंट पे जो क्वेश्चन होगा उसको हम डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है बीपीटी बाई थेल्स थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक और नाम होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोला जाता है इसको। तो मैं नाम भी लिख देना चाहता हूँ, तब स्टार्ट किया जाए। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। हो सकता है कि ये क्वेश्चन कई बार नाम के हिसाब से आए और हो सकता है कि कई बार ये नाम के हिसाब से ना आए। इसको कई लोग बीपीटी भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इसका बीपीटी का भी मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। इसका होता है नाम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ठीक है थ्योरम। ठीक है, तो इसको बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोला जाता है। इस थ्योरम के अनुसार क्या बोला जा रहा है, तो देखिए ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम ही आपको क्वेश्चन के रूप में दिख गया होगा, ऊपर दिख गया होगा क्वेश्चन के रूप में कि ये थ्योरम क्या होता है। तो थ्योरम की बातें बोली जा रही हैं। इसमें प्रूफ क्या करना है वो पहले देख लीजिए। तो इसमें बोला जाता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो किस तरीके से बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल हो सकता है, मतलब त्रिभुज। इस तरीके से कोई भी एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, खींच लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसको कोई भी हो सकता है, नाम दे दीजिए। मैं ए बी सी नाम दे दिया। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि दो बिंदु हैं, मतलब कि दो साइड्स हैं, उन दोनों साइड्स पर दो बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, और वो दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं को मिलाने पर वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ देना चाहता हूँ, मेरे पास बुक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए कि ये त्रिभुज की एक भुजा, इसको बीसी को मैं मान लेता हूँ, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अन्य इसको छोड़ करके अन्य दो भुजाएं, पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये, इसको दो भिन्न भिन्न, मतलब कि भिन्न भिन्न का मतलब एक भिन्न ये बिंदु और एक भिन्न बिंदु ये। ठीक है, दो भिन्न भिन्न बिंदु प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो एक रेखा मैं ऐसा खींच देता हूँ कि जो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कट करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। एक रेखा खींची जाए, मैंने रेखा खींच दिया है जो कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कट करती है, दोनों रेखाओं के। ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये जो दो भुजाएं हैं
एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती। एक ही अनुपात में विभाजित होने का मतलब क्या हो जाएगा, ए, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दिया जाए, जैसे मैं डी और ई बोल देता हूँ। तो एक ही अनुपात में विभाजित होने का मतलब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे लिख रहा हूँ ए डी अपान डी बी इक्वल्स टू ए ई अपान ई सी। ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं, मतलब कि इस तरीके का कंडीशन बन जाता है। अब एक चीज़ अपने दिमाग में सोचिए, एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये 6 नंबर या 4 नंबर दोनों में से किसी एक में आने वाला है, ठीक है, और कई दफ़े आ चुका है। तो अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा, आगे चला जाए, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक तो हो गया कि भाई ये कर देना चाहिए। अब एक चीज़ दिमाग में सोचिए, क्या सोचना है, बस देखना है, बस थिंक करना है, ताकि चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाए। ए डी अपान डी बी, बहुत गौर से देखिए इसको, इसी को हमें सिद्ध करना है, इसी को ही सिद्ध करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व करना होता तो बहुत जल्दी से कर देता, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, ए डी अपान डी बी, मतलब कि ए डी उसके बटे में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चलिए, क्या बोला जा रहा है। अब सोचिए ए डी कहाँ से ला सकते हैं, कौन ऐसा ट्रायंगल है जो हमको ए डी दे देगा, सोचिए थोड़ा सा, कोई ट्रायंगल है जो ए डी दे देगा। तो आप देखिएगा कि जो ट्रायंगल है किस में होता है, तो ए डी ई, यही वो ट्रायंगल है जहाँ से मैं ए डी मुझे मिल सकता है। एक और चीज़, अगर मेरा ट्रायंगल वाला एक एक नंबर वाला अगर देखे होंगे वीडियो, तो वहाँ से मैं बहुत बारीकी से ये चीज़ समझाया था कि जो ऊपर वाले होते हैं ना, ऊपर वाले बोलने का मतलब क्या, ए डी और ए ई, बस सोचने का तरीका है। ए ई और ए डी एक ही त्रिभुज के वो भुजा होती है, सोचिए थोड़ा सा, और नहीं तो देख भी लीजिए, ए डी और ए ई एक ही त्रिभुज के वो भुजा है ना, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे क्लियर हो गया है कि ए ई और ए डी जो है एक त्रिभुज में तो मिल जाएंगे, ठीक है। और ये त्रिभुज में लाने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए डी तो मुझे सेपरेट चाहिए और ए ई मुझे सेपरेट चाहिए, मतलब ए डी मुझे अलग चाहिए। इसको समझिएगा अच्छे से, तब कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ए डी है वो मैं कैसे ला सकता हूँ, तो इस तरीके से लाया जा सकता है कि ई से मैं इस पर एक लंब डाल दूं और लंब डाल करके इसको बेस आधार बना दिया जाए। सोचिए थोड़ा सा, मुझे ए डी चाहिए, ठीक है, ए डी मैं कैसे ला सकता हूँ, केवल एक ए डी ही चाहिए। तो हो सकता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसमें ये लंब का काम करे, तब मुझे मिल जाएगा ए डी, या हो सकता है ये आधार का काम करे तब मुझे ए डी मिल जाएगा। इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से तो कोई एक तो हो सकती है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई यहाँ से इस पर लंब डालना आसान है, ठीक है, और जैसे ही मैंने इस पर एक लंब डाल दिया है, अब ये ए डी जो है वो आधार बन चुका है, और ये जो लंब डाला हूँ इस पॉइंट को मैं एन नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ कि भाई ये मुझे तो ए डी तो मिल जाएगा, क्योंकि अब आधार ये बना दिया हूँ ए डी को और ई एन को लंब बना दिया हूँ। ठीक उसी प्रकार ए ई को मैं क्या बनाना चाहता हूँ, या तो लंब बन जाए या तो आधार बन जाए। आधार बनाना आसान, क्योंकि यहाँ से लंब डाल दूंगा तो आधार बन जाएगा आसानी से। तो यहाँ से मैं डाल दिया हूँ लंब, इसको मैं एम नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब एक और चीज़ देखिए, ये डी एम क्या हो गया है, ये लंब बन गया है और ए ई आधार बन गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जो भी हम काम किए हैं ना उसको लिख लेंगे, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे, बी और ई तथा सी और डी को मिलाने पर जो भी काम किया गया है ये तो लिखेंगे ही, उसके पहले भी हमने कुछ काम किया है वो भी लिखेंगे, ठीक है, को मिलाने पर। फिर हमने क्या किया,
परपेंडिकुलर टू ए ई एवं ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी खींचने पर। यही हमने काम किया है। सोचिए थोड़ा सा, जो मैंने आपको समझाया इसी लाइन के लिए समझा रहा था। यहाँ तक क्लियर हुआ है? ठीक है, आगे चला जाए। अब क्या कैसे, अब फिर से इस पे आइए। यहाँ से मुझे क्या चाहिए था? AD चाहिए था ना। अब सोचिए, यही वो ट्रायंगल है जो आपको AD दे सकता है। तो हम क्या बहुत आसानी से लिखेंगे ये ट्रायंगल, ठीक है, AD ADE का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल लिख लेंगे तो बहुत चालाकी से हम उसमें AD को आधार बना देंगे, तभी तो ये आ सकता है। देखिए, सॉल्यूशन करते समय इसको भूलना नहीं है कि हमें क्या लाना है, ये नज़र में होना चाहिए कि हमें लाना क्या है और हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, तभी ये प्रूफ हो पाएगा। और त्रिभुज इसी तरीके से चलता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, क्षेत्रफल क्या होता है जी? आधार 1/2 गुणे आधार, बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, आधार गुणे ऊंचाई। आराम समझिएगा, क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। यहाँ तक क्लियर हुआ है? ठीक है, आगे चलिए। तो 1/2 तो रहने दीजिए। आधार क्या है? अब इस त्रिभुज में आधार क्या बनेगा? जिस पर वो टीका होता है वो आधार बन, जिस पर लंब टीका होगा वो आधार बन जाएगा। तो इसमें आधार जो हो जाएगा वो AD का काम करेगा, और ऊंचाई क्या काम करेगा? वो EN का काम करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो इसको बहुत, ये जो इतना लंबा चौड़ा लिख रहा हूँ, इसको बहुत आसानी तरीके से दूसरे भाषा में भी लिखा जा सकता है कि AR का मतलब होता है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ADE। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया जाए। देखिए, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। देखिए, इन सारी चीज़ों में आपने AD ला दिया है। 1/2 वो हटा दीजिए तो कांस्टेंट है, सभी में आएगा। AD मिल गया। देखिए, तो जो लाना था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए AD हमें लाना था और हमने AD ला दिया है। इसको छोड़ दीजिए, ये तो ऊंचाई है ना, हमें जो लाना था वो तो आ गया ना। एक्स्ट्रा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, अभी रखे रहिए उसको। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको भी ले लिया जाए, AE और DM वाले को भी आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया है। सेकंड इक्वेशन AE कैसे ला सकते हैं? तो ठीक उसी प्रकार से आ जाएगा, ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू 1/2 गुणे, इसके लिए आधार क्या बनेगा? आधार मैं बोल सकता हूँ क्या, कि जिस पर लंब टीका होता है वो आधार होता है, मतलब कि DM एक लंब है और टीका है किस पर? AE पर टीका है। AE इस ट्रायंगल का जो होगा वो आधार का काम करेगा और ऊंचाई DM काम करेगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, AE मल्टीप्लाइड बाई DM। यहाँ तक बात क्लियर हुआ है? इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो, ठीक है। आगे चलिए। अब एक चीज देखिए, अब हमें लाना क्या था? तो फर्स्ट सेकंड बन गया ना। अब लाना क्या है? एक्चुअली में लाना क्या था? तो AD और AE हमने ला दिया है। AD के नीचे DB चाहिए। तो एक और बात अपने दिमाग में सोचिए कि ये DB जो है वो किस तरीके से मैं ला सकता हूँ। DB किस तरीके से लाया जा सकता है कि भाई AD तो मुझे मिल गया, AD मुझे मिल गया है, ठीक है, और AD ऊपर करना है तो 1/2 हटना चाहिए, EN भी हटना चाहिए। तो EN को लंब मतलब ऊंचाई मानते हुए, और DB मुझे कहाँ से मिल जाएगा? भाई DB लाना है ना, ये वाला। तो DB तो मुझे ये वाला दिख रहा है। तो मैं कहूँ क्या कि इसको अगर एक ट्रायंगल बना दिया जाए, एक त्रिभुज बना दिया जाए, इसको थोड़ा सा सोचिए, इसको मैं अगर एक त्रिभुज बना देता हूँ तो इस त्रिभुज के लिए NE या EN काम करेगा, इसका लंब का काम करेगा ना। आधार का कौन काम करेगा? आधार का DB काम करेगा। एक और चीज़, NB आधार कभी नहीं होगा, ये बात सोचिए आप, DB ही आधार होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? तो यहाँ से मैं इस ट्रायंगल का एरिया लिख सकता हूँ क्या? तो लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा? DBE कितना हो जाएगा?
1/2 गुणे आधार क्या है इसका डी बी गुणे ऊंचाई क्या है इसका ई एन। इसको थर्ड बोल दूं क्या? यहाँ तक आपको समझ में आया है? ठीक उसी प्रकार से मैं डीबी वाला भी ला दिया हूँ। देखिए डीबी वाला ला दिया हूँ। आपको इसमें कौन कौन किस किस चीज़ों की ज़रूरत है ना, बस उसी को इस त्रिभुज में से उसी को बस खींच लेना है। यहाँ पर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन सभी को इस त्रिभुज से बस खींच लेना है और खींच कर एक समीकरण बना देना है और कुछ नहीं करना है। एडी देखिए, एडी मैंने कहाँ से खींचा? तो एडी भाई ये ट्रायंगल दे दिया, तो यहाँ से मैंने एडी ले लिया। ए ई, हाँ इसी ट्रायंगल से इसी त्रिभुज से मुझे ए ई भी मिल जाएगा। डी बी मैं इस ट्रायंगल में गया तो मुझे पता लगा कि अरे 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 ये तो डी बी ये वाला है। फिर से मेरे दिमाग में बात आया कि अरे ए डी अपान डी बी ही तो लाना था ना। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि तब ए डी और डी बी तो आ गया है, ई एन और ई एन ऐसा कुछ किया जाए ताकि भाग मारूंगा तो कट जाएगा। थोड़ा सा सोचिए, 1/2 तो कट जाएगा। ए डी में फर्स्ट समीकरण में थर्ड समीकरण से अगर भाग कर देता हूँ तो ये वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? थोड़ा सा सोचिए, ए डी अपान डी बी हो जाएगा ना, और 1/2 कट जाएगा और ए डी अपान डी बी तो आ जाएगा। लेकिन एक और बात, ई एन और ई एन ये भी कट जाएंगे, इसीलिए मैंने ई एन को ही लंब माना है। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? ठीक उसी प्रकार ए ई अपान ई सी भी मुझे चाहिए। ए ई तो आप लगा रखे हैं, ए ई भाई मिल गया है। देखिए यहाँ पे ए ई मिल गया है। डी एम को हटाना है, तो डी एम को हटाने के लिए ऐसा ट्रायंगल खोजेंगे जिसमें ई सी भी मिल जाए और उसके साथ साथ डी एम भी मिल जाए। तो ई सी कहाँ मिलेगा? ई सी अरे अरे ई सी तो ये रहा। अब डीएम को मुझे इस ट्रायंगल में ऊंचाई बनाना है, तो ऊंचाई बनाने के लिए मैं क्या बोलूँगा कि इसको ऊंचाई बनाना है डीएम डी। अच्छा, तो इसको मिला देना पड़ेगा, तो इसको मिला दिया हूँ। ये ट्रायंगल आपको दिखा क्या? ये वाला, इसका डीएम ऊंचाई का काम कर रहा है और इसी आधार का काम कर रहा है, तो इसको भी मैं इधर लेते आता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कौन सा लिया मैं? ई डी सी। तो ई डी सी इक्वल्स टू 1/2 गुणे आधार क्या बनेगा? ई सी बनेगा जी। थोड़ा सा सोचिए, तो ई सी मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊंचाई इस आधार के लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा? ए एम सी। आज ऊंचाई नहीं होगा, ठीक है, ऊंचाई क्या हो जाएगा? ई सी होगा। ये बात समझिए। अरे सॉरी, ऊंचाई आधार ई सी होगा, ऊंचाई तो डी एम हो जाएगा, तो ऊंचाई डी एम हो गया। ये फोर्थ इक्वेशन मैं बोल दूँ। चौथा देखिए, मुझे इसी लाना था, इसी भी ला दिया हूँ। अब इसमें आइए और देखिए बड़े गौर से, ए डी आ गया है फर्स्ट समीकरण से, ए ई हाँ वो भी ला दिया हूँ सेकंड समीकरण से, डी बी हाँ थर्ड समीकरण में दिख रहा है, ई सी अब मुझे दिख रहा है चौथा समीकरण में। अब आप सोचिए अपने दिमाग में इन चारों समीकरण में क्या किया जाए। ए डी अपान डी बी लाना है, तो ए डी किस में? ए डी इसमें। डी बी किस में? डी बी इसमें। इन दोनों समीकरण में क्या किया जाए कि लोग बटे के रूप में आ जाए? भागा ही करना होगा। क्यों? भागा ही ना करना होगा। तो मैं यहाँ से भाग कर दूँ किस में? ए डी ऊपर होना चाहिए, इसका डायरेक्ट मतलब फर्स्ट समीकरण ऊपर होना चाहिए, थर्ड समीकरण नीचे होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा? समीकरण फर्स्ट भागा थर्ड। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? अरे थोड़ा सा सोचो, हो जाएगा ना? ठीक है, भाग करिए तो कितना हो जाएगा? जैसे ही भाग करेंगे तो इधर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान थर्ड वाला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल्स टू इस वाले का देखो कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे ए डी गुणे ई एन अपान थर्ड वाला का ये वाला हो जाएगा 1/2 गुणे डी बी गुणे ई एन। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? ठीक है, 1/2 खत्म, ई एन से ई एन खत्म, क्या बचेगा आगे? तो ए डी अपान डी बी 4 हो गए थे, इसको 5 बोल दो। देखिए जो लाना था हमने ला चुका, आ गया ना? ए डी अपान डी बी आ गया कि नहीं आ गया? सोचिए थोड़ा सा, ए डी अपान डी बी आ गया है। ठीक उसी प्रकार आप कैसे ला सकते हैं? ए ई और ई सी कैसे ला सकते हैं? नो डाउट आप समझ गए होंगे।
इसको इसमें से सेकंड वाले में फोर्थ से भाग कर देना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलिए। हाँ, सेकंड वाले में भाग करना था फोर्थ वाले से। ठीक है, मैं समीकरण में करने नहीं लिख रहा हूँ, टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। कौन सा था? सेकंड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो हो जाएगा कितना? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी 1/2 ए ई डी एम। तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे ए ई डी एम अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा था? चौथा ई डी सी ई सी डी एम, ई डी सी और 1/2 गुणे ई सी डी एम। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, करना क्या है देख लीजिए, ये गया, ये गया। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? तो ए ई अपान ई सी। यहाँ तक बात क्लियर हुआ है? अरे यहाँ तक हुआ ना? ठीक है, कहाँ तक हो गया था? 5 समीकरण नंबर 5 तक हो गया था। इसको मैं 6 छुआ बोल देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया है? अब आप एक चीज़ और गौर करिए कि दोनों चीज़ हमने ला रखा है, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि ए क्या था? ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी, ये समीकरण नंबर 5 था। जो कि पीछे था उसी को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि पलटना ना पड़े पेज। ठीक है, इनको क्या करना है? अब बराबर करना है। एक बात सोचिए, बराबर करना है। सारा काम हो गया है, सारा काम हो गया है, बस बराबर करना है। ऐसे अनजाने में तो बराबर नहीं कर दूंगा, कुछ तो कॉन्सेप्ट और लॉजिक अप्लाई करूंगा। ठीक है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत, उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, पहले लिख लो, उसके बाद से समझा दे रहा हूँ। पहले देख लीजिए क्या होता है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद से मैं लिख देता हूँ। इसमें होता ये है कि अगर एक ये आधार है ना, BC आधार है और समांतर रेखा क्या है? DE, तो एक ही आधार है, एक आधार के नीचे, ठीक है, ऊंचाई इन लोगों की सेम है। अरे दिखाने का मतलब क्या? DE और BC जो है दो समांतर रेखाओं के मध्य बने जो त्रिभुज हैं, उनके अगर आधार सेम है, आधार इसको अगर मैं मानूं, इन दोनों का इस त्रिभुज का अगर मानूं तो कितना हो जाएगा? ये वाला आधार से इस त्रिभुज का अगर देखा जाए तो ये वाला ही आधार से। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है उन दोनों का आधार सेम है, हाइट भी लगभग हाइट भी सेम ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज का जो एरिया होगा, क्या वही इस त्रिभुज का एरिया हो सकता है क्या? क्षेत्रफल। तो मैं उसी बात को यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ कि ट्रायंगल DBE था ना, DBE, हाँ ठीक है, DBE एंड ट्रायंगल DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC। थोड़ा सा हो सकता है कि राइटिंग गंदा हो क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वीडियो ताकि लंबा ना हो। आप लोग अच्छे से लिखिएगा। BC और BC था ना, BC और DE, ठीक है। DE के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है।
होता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, ये बात बोल दिया हमने। अब हम पांचवा और छवा को बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे ऊपर ए डी ई और नीचे बी डी ई। ठीक है, ये वाला समीकरण यहाँ पे देखिए ए डी ई बराबर हुआ और ई डी सी आपस में बराबर हुआ। कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को भी क्लियर रहे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था डी ई सी। पेज पलटिएगा, यही है। ठीक है, ये बटा है। अब एक चीज देखिए, ये दोनों ऊपर वाले तो बराबर हुआ, लेकिन यही बराबर नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये पूरा कंप्लीट बराबर हम लिख सकते हैं? और जब तक ये लिखेंगे नहीं तब तक हम पांचवा छवा को बराबर बोल नहीं सकते हैं। तो एक बात, ऊपर वाला तो बराबर, और उन दोनों को बराबर होने के लिए इसका डायरेक्ट मतलब नीचे वाले को बराबर होना चाहिए। तो उसी बात को मैंने इस ढंग से बोला है। अब बात क्लियर हुई है कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं एकदम लॉजिकल है, ठीक है, सही है। ठीक है, तब क्या बोला जा सकता है कि समीकरण पांचवा एवं छवा को लेने पर, ठीक है, समीकरण फिफ्थ एंड सिक्स्थ से तो क्या हो जाएगा ए डी अपान डी बी इक्वल टू, इसका आप ले लीजिए रेशियो क्या था, समीकरण और पांचवा यही था ना, पलट कर देखिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और छवा ये वाला है, यहाँ से देखिए नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ से देखिए ये छवा वाला है, छवा, और ये पांचवा वाला, तो ए ई अपान बी सी। क्लियर हुआ?